चुभे, असली मुद्दा तो यही है और इसीलिए तो विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मगर पीएम मोदी इस अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सत्ता वापसी के अवसर ढूंढने लगे। मोदी को जहां मौका मिलता है, आप जानते हैं, वो आपदा में अवसर निकाल लेते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए अब बीजेपी के लिए आपदाएं यानी मुसीबतें बढ़ रही हैं, यह साफ नजर आ रहा है। संसद में विपक्ष की ताकत इतनी नहीं है कि वो सरकार को कोई कानून बनाने से रोक सके, लेकिन फिर भी विपक्ष ने इतनी ताकत तो दिखा ही दी कि मोदी को सदन में आने पर विपक्ष ने मजबूर कर दिया। दरअसल विपक्ष की ताकत और एकजुटता से अब मोदी डरने लगे हैं। विपक्ष के सांसदों को जिस तरह चुन चुन कर निलंबित किया गया, वो विपक्ष की ताकत को ही बताता है। आप जानते हैं कि संजय सिंह सबसे पहले निलंबित हुए, राघव चड्ढा को निलंबित किया गया, अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया गया, डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कानूनी पेच जो है वो सामने आ गया और इस कारण उन्हें फिर से वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने की पूरी कोशिश की गई, वो आप सबने देखा, लेकिन वो भी वापस आ गए। तो फिर उन पर बार बार लॉन्चिंग जैसे अनाप शनाप आरोप भी लगाए जाने लगे। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर कह रहे थे कि एक नहीं कई बार एक इंसान को बार बार कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों लॉन्च कर रही है। खैर, संसद में बहुमत के बाद भी बीजेपी जिस तरह लाचार नजर आ रही है और मोदी जिस तरह बार बार चुनावी राज्यों में भाग रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि 2024 और उससे पहले अभी के चुनावों में बीजेपी की हालत खराब हो रही है। इंडिया के आगे अब बीजेपी को अपने पैर उखड़ने का डर दिख रहा है। मोदी बार बार इंडिया को घमंडिया कहकर यह साबित कर रहे हैं कि अब उनके पास व्यंग करने के लिए तर्कश में वाण नहीं बचे हैं। सारे तीर बेकार हो चुके हैं, जबकि इंडिया के तीर निशाने पर लग रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले संसद में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर को लेकर के जो बातें कही हैं, उससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी के लिए अपना बचाव करना अब मुश्किल हो गया है। राहुल ने साफ साफ पूछा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, क्यों वहां सेना का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राहुल की बातों से बीजेपी को समर्थन करने वाली पार्टी के विधायक भी अब सहमत हो गए हैं। और यह बात जो कह रहा हूं, यह इधर उधर के विधायकों की बात नहीं कह रहा हूं, इधर उधर के सांसदों की बात नहीं कह रहा हूं, यह बात कह रहा हूं मणिपुर के ही। दरअसल बीजेपी के सहयोगी दल नगा पीपल्स फ्रंट के नेता और मणिपुर आउटर के सांसद लोरहो फोज ने कहा है कि वो संसद में मणिपुर पर बोलना चाहते थे। उनके एक साथी हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो संसद में बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि राहुल गांधी हमारे विपरीत खेमे से हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मणिपुर का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, उससे हावित हुए हैं और इस समय इसकी जरूरत थी। लोरहो फोज ने यह भी कहा है कि मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। तो आप देखिए कि मोदी जी के ही समर्थक दल के नेता और मणिपुर के दो सांसद साफ साफ कह रहे हैं कि हमें बयान देने से, हमें अपनी बात रखने से संसद में रोका गया। यह बयान साबित करता है दोस्तों कि सच को अपने बड़े बड़े दावों से चाहे जितना दबाने की आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन सच कहीं ना कहीं से झांक कर आपका अपना चेहरा खासकर वो दिखा ही देगा, आपके सामने खुद को दिखा ही देगा। मोदी इसी सच से अब शायद डर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के सागर में मोदी ने फिर से अपनी सरकार को लेकर के बड़े बड़े दावे किए हैं। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करने के लिए मध्य प्रदेश के सागर में पहुंचे थे और वहां उन्होंने जो दावे किए उसमें कह रहे हैं कि हम गरीबों को भूख से मुक्त कर रहे हैं, हम गरीबों को भूख से मुक्त कर रहे हैं, उन्हें आवास दे रहे हैं, हमारी योजनाओं का लाभ दलितों और आदिवासियों को हो रहा है। मगर इसी मध्य प्रदेश में जिस तरह आदिवासियों पर, यह सवाल है दोस्तों, कि इसी मध्य प्रदेश में जिस तरह आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, मारने पीटने से लेकर चेहरे पर पेशाब करने जैसे अमानवीय अपराध हुए हैं, उसका जवाब मोदी कैसे देंगे ये देखना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे थे और राहुल गांधी की सांसदी बहाल होना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह राहुल गांधी मोदी को एक जैसे तेवर से घेरते हुए नजर आ रहे हैं और यही मोदी के डर का सबसे बड़ा कारण है। राहुल गांधी वायनाड में क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुन लेते हैं। सीधे
പോന്നു. You have given me respect. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആദരവ് നൽകി. You can disqualify me 50 times, 100 times. This relationship will only become stronger. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ 50 തവണയോ 100 തവണയോ അയോഗ്യനാക്കാൻ സാധിക്കാം. പക്ഷേ വയനാടും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ. The BJP, you have to understand, the BJP aims at destroying families. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ, ബിജെപി ലക്ഷ്യമെടുക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കാനാണ്. India is a family, they want to divide it. ഇന്ത്യ എന്ന കുടുംബത്തെയാണ് ഇന്നവർ വിഭജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Manipur is a family, they try to destroy it. മണിപ്പൂർ എന്ന കുടുംബത്തെ അവർ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thousands and thousands of families in Manipur destroyed by the policies of the BJP. ബിജെപിയുടെ ഈ വിഭജനത്തിന്റെ നശീകരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് മണിപ്പൂരിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. So they destroy families, they destroy the relationship between people. അവർ കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അവർ ജനത തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. Bring people together, we strengthen families, we strengthen the relationship between people. നമ്മൾ ജനതയെ അടുപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ ജനതയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഇഴയെടുപ്പത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. You think you have divided and destroyed Manipur. The BJP thinks you have divided and destroyed Manipur. ബിജെപി കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ മണിപ്പൂരിനെ നശിപ്പിച്ചു, മണിപ്പൂരിനെ വിഭജിച്ചു എന്നാണ്. We will bring Manipur back together. ഉറപ്പ് വരുന്നു, മണിപ്പൂരിനെ നമ്മൾ ആ ഏഴെടുപ്പത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. We will bring love back to Manipur. മണിപ്പൂരിലെ ജനതയ്ക്കിടയിലേക്ക് സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. We will bring mutual respect back to Manipur. മണിപ്പൂരിലെ ജനതയ്ക്കിടയിൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തെ നമ്മൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. It took you 2 months to do it. It took you 2 months to burn Manipur. It might take us 5 years to bring back to love for Manipur, but we will do it. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരസ്പര ബഹുമാനത്തെയും സ്നേഹത്തെയും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. This is the fight between the BJP and the Congress. ഇതാണ് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതാണ് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം. तो यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी वायनाड में अपने संसदीय क्षेत्र में आज सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसमें मुख्य बात राहुल गांधी की सीधे शब्दों में मणिपुर को लेकर के, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर अब जो दावे कर रहे हैं, प्रतिदावे कर रहे हैं, उससे इतर राहुल गांधी ने सदन के अंदर जो बातें कही थी वो बातें और आज जो वायनाड में कह रहे हैं वो बातें, उन सब में वही समानता है कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है उसे शांत करना जरूरी है। और कह रहे हैं कि ये 2-3 महीने 4 महीने जो भी हो जाए, लेकिन 5 महीने जो लगेंगे मणिपुर की में जो शांति बहाली के लिए वो हम कर देंगे। 5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि राहुल गांधी यहां अपनी बात रखते हुए और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर वार करते हुए, इंडिया को घमंडिया कहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और जो बात पहले शुरुआत में मैंने रखी थी उस बात को जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा और ये क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, क्योंकि साच को आंच नहीं, और अगर जो आप कह रहे हैं वही सच है तो देश की जनता तो देख रही है, सुन रही है जरा। लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह क्या रहे हैं मणिपुर पर। ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है, लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते।
लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं। तो देखा सुना दोस्तों आपने, मणिपुर कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना नाम ले रहे हैं। हम लोग इसी कार्यक्रम में कहते थे मणिपुर का म भी नहीं कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दलों पर, और सीधा सीधा जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप को क्या कहेंगे, सीधे शब्दों में इसे खारिज कर सकते हैं। राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर और वहां जो कुछ देखते हैं, जो कुछ होता है, उसका जिक्र करते हैं। वो पहले संसद भवन में, संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देते हुए, अपनी बात रखते हुए, और वहां 2 महिलाओं का जिक्र भी करते हैं। उन महिलाओं का जिक्र वो आज वायनाड में भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उन 2 महिलाओं का जिक्र करते हैं सदन के अंदर। और जब वो जिक्र कर रहे होते हैं तो उधर से कहा जाता है सत्ता पक्ष की ओर से कि कहानी कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं आप। तो राहुल गांधी कहते हैं झूठ मैं नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हो। उसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी की तरफ से जो वीडियो, कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है सोशल मीडिया पे, उसमें क्या कुछ है, उसमें साफ साफ है कि उन 2 महिलाओं को भी दिखाया गया है और उन दोनों महिलाओं के साथ राहुल गांधी को दिखाया गया है, और वो पार्ट को भी दिखाया गया, उस पार्ट को भी जिस पार्ट में राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं सदन के अंदर। वो देखना यहां जरूरी है। प्रधानमंत्री को आप लोगों को सुना दिया, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया, राहुल गांधी ने वायनाड में क्या कुछ कहा वो भी आपने सुन लिया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लग रहा था। मगर अब सुन लेते हैं कि राहुल गांधी यहां कह क्या रहे हैं, सुनिए उनकी पानी, और फिर सीधे आएंगे हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा, आगे बढ़ेंगे। मगर ये सुनिए कि सदन के अंदर जो कुछ कहा उसका प्रमाण दे रहे हैं और उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं जो कह रहे थे कि ये झूठ कह रहे हो तुम। सुनिए। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। That is why we wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. तो देख लिया, सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी और राहुल गांधी की बात भी। राहुल गांधी ने सीधा सीधा प्रमाण जाहिर कर दिया यहां पर, जारी करके, बता करके यहां पर उस वीडियो के जरिए कि ना मैं झूठ नहीं बोल रहा था, जो कुछ देखा वो कैमरे में कैद है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं दोस्तों, आप तो जानते हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल है कि जो चुनौती राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, आखिर क्या इसी से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इंडिया की तरफ से जो चुनौती है उससे डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इंडिया के सामने घमंडिया शब्द को लाकर जनता के बीच नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये प्रूफ कर पाएंगे कि हां ये घमंडिया है, ये परिवारवादी है, ये तुष्टिकरण वाली पार्टी है? ये साबित हो पाएगा?
बहुत कुछ है इस कार्यक्रम में। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस देश में। मणिपुर की राजनीति क्या अब दूसरे रंग में सामने आने वाली है? क्या अब झूठ के दम पर राजनीति होगी? इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज शनिवार का दिन है, श्रवण गर्ग साहब का इंतजार हमेशा रहता है। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपका स्वागत है। और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका स्वागत करता हूं। थोड़ी देर बाद एक और साथी जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात कि इतना डरे हुए क्यों हैं पीएम मोदी? मणिपुर की बात नहीं कर रहे थे। पौने 2 घंटे तक आना चाहता हूं सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास। पौने 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भाषण दे रहे थे, कुछ नहीं कहा। इधर से विपक्ष की तरफ से आप और हम सब लोग, जितने तमाम साथी, आप लोग भी जो हमारे साथ दर्शक साथी जो जुड़े हुए हैं, सब देखते रहे, इंतजार करते रहे कि मोदी जी मणिपुर का मां तो कम से कम कह दें, जिस नाम पर अविश्वास प्रस्ताव आया है। लेकिन मोदी जी नहीं कहते हैं और विपक्ष वॉकआउट करता है इसी नाराजगी को जतलाते हुए। लेकिन उसके बाद मोदी जी हड़बड़ा कर, घबरा कर मणिपुर के बारे में जो बातें रखते हैं वो आप सबने सुन लिया, सुना भी दिया हमने पहले। लेकिन उसके बाद जो राजनीति बाहर हो रही है, वो राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्या मणिपुर के नाम पर, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके नाम पर अब वोट की राजनीति हम देखेंगे? क्या यहां पर एक डरे हुए प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं प्रशांत टंडन जी? एक डरा हुआ नेता दिखाई दे रहा है जिसको वोट बैंक खिसकने का डर लग रहा है, क्योंकि अब दो मणिपुर के जो सांसद हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन मुझे रखने नहीं दिया गया। प्रशांत जी। जी देखिए, मैं अपनी बात राजीव जी शुरू करूंगा राहुल गांधी के वायनाड के भाषण से। राहुल गांधी का वायनाड का अभी थोड़ी देर पहले जो भाषण हुआ है उनकी केरल में लोकसभा सीट पे, और आज पहली बार वो गए थे वहां अपनी लोकसभा की मेंबरशिप की बहाली के बाद। बिना किसी भूमिका के सबसे पहले उनके अल्फाज जो निकले वो मणिपुर पर उन्होंने बात शुरू की थी, और वही बातें जो अभी आपने वीडियो दिखाए या जो उन्होंने संसद में बोला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। ये एक बड़ी राजनीतिक मैं कहूंगा कि सच्चाई है, और एक प्रकार से सुखद राजनीति का भी एक आगमन है कि राहुल गांधी केरल में जाकर मणिपुर को बहुत संवेदनशील तरीके से केरल को जोड़ रहे हैं। ये केरल के लोगों की संवेदना को मणिपुर में हुए इतने गंभीर हत्याकांड से, इतने गंभीर जघन्य अपराधों से, और उसके प्रति उनकी आत्मा को झकझोर है, ये बड़ी बात है। और बिना उन्होंने किसी भूमिका के ये बातें वहाँ पे रखी, और बिना किसी अपेक्षा के भी, तो ये एक बड़ी बात है कि अगर केरल के लोग भी मणिपुर के प्रति उतने ही संवेदनशील हों जितना मणिपुर के लोग हैं। मणिपुर के लोग उत्तर प्रदेश में कुछ अगर घटता है तो उसके लिए संवेदनशील हों। ये जो चुनौती भारत को है पिछले कुछ वर्षों से, वो राष्ट्रीय एकता को जो खतरा है, जो दिलों में दरार आई है बहुत से लोगों में जी, उससे ये जुड़ती है। आप हरियाणा में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। केवल वो जो कुछ हरियाणा में हुआ है मणिपुर से फर्क नहीं है, केवल स्केल का अंतर है। पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया, अफवाहों का बाजार, हथियार, मीडिया का रोल, वो सब वैसा ही है जैसा मणिपुर में हुआ है। तो ये आग बहुत जगह फैल रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसके आपको असर दिखाई देंगे या दे रहे हैं। तो ये राहुल गांधी का वायनाड में जाकर मणिपुर पे बोलना एक शुभ संकेत है भारत की राजनीति में, और दूसरे राजनेताओं को भी ये करना चाहिए। होता क्या राजीव जी कि हमारे जो तमाम सारे विश्लेषक हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी स्टेक होल्डर इस पॉलिटिकल सिस्टम के हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि संवेदनशीलता राजनीति का हिस्सा नहीं है। राजनीति का हिस्सा आरोप है, प्रत्यारोप है,
जुमलेबाजी है, तानाकशी है, ये राजनीति का हिस्सा है, जो कि नेचुरली नहीं था कई बहुत समय तक। तो राहुल गांधी का बगैर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किए जैसा कि भाषा कई बार मोदी जी भी कर देते हैं, उनका वायनाड में ये भाषण बड़ा स्वागत योग्य है। दूसरा कि जो आपने सवाल पूछा, देखिए मोदी साहब पहली बात तो बार बार इंडिया, घमंडिया, तमाम सारे बातें कहकर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है, वरना वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। और दूसरा देखिए, आप याद कीजिए कि 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर मोदी जी चले थे जी, और अभी परसों ही हमने देखा है लोकसभा में जब वो बोल रहे थे तो वो लोकसभा में अपने भाषण को भी कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाया। तो वो उलझ गए हैं, इंडिया, घमंडिया, इंडिया के नाम पे लेकर, जैसे मैंने पहले कहा कि उलझ गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे जो बड़ी अखर रही है वो ये कि चुनौती, जो राजनीतिक चुनौती है उनके सामने, उसको लेकर इतना वो विचलित हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी है। और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने मिजोरम में और पंजाब में जो 2 ऑपरेशंस हुए भारतीय सेना के, और वो दोनों ऑपरेशंस को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, ऑपरेशन जेरिको और ऑपरेशन ब्लू स्टार को। ये भारतीय राष्ट्र के फैसले थे, ये कांग्रेस पार्टी के फैसले नहीं थे। उन्होंने पार्लियामेंट की अपनी स्पीच में कहा कि अमृतसर में सेना भेज दी, गुरुद्वारे में। उन्होंने कहा कि मिजोरम पे, अब उसका असर क्या, मिजोरम में जो है वो सेना में ऊपर से वायुसेना का इस्तेमाल किया मिजोरम के लोगों के ऊपर। मैं सिर्फ बस संक्षेप में बता दूं कि 1966 में मिजोरम में क्या हुआ था। 1 मार्च 1966 को राजीव जी मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। उनके प्रशासनिक अधिकारियों को कब्जे में ले लिया था, 250 के करीब। टेलीफोन लाइनें काट दी थी, एक्सचेंज उड़ा दिया था टेलीफोन का। तब सेना भेजी गई थी। गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे और सैम मानेकशॉ, जिनकी सेना अध्यक्षता में 71 की लड़ाई लड़ी गई, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनकी कमांड में जो है वो ऑपरेशन जेरिको के लिए किया गया था। जी, मेरा मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखिए कि मोदी साहब ने पार्लियामेंट में ये कह दिया और सेना के प्रति अविश्वास जो है वो पैदा हो रहा है। बिल्कुल। असर क्या हो रहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने उसमें सुर में सुर मिलाया, और अब देखिए कि किरण रिजिजू ने वही बात की। पहली बार राजीव जी मैं देख रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी ही सेनाओं के इमेज को खराब करने का काम कर रहा, उनको राजनीति में घसीट रहा, और इसके बहुत स्वस्थ परिणाम नहीं होंगे। जी, तो वही मैं बात कह रहा था कि मोदी जी इतना ज्यादा घिर गए हैं इन चुनौतियों से, उनको इतनी घबराहट जो आप कह रहे हैं कि वो हो रही है, वो ये भूल गए कि कौन सी लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी है। और आप देखिए कि वो सेना को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दो, एक मुख्यमंत्री और एक उनके मिनिस्टर की तरफ से बयान आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। किरण रिजिजू ने भी, और ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बात, सच बोलें झूठ बोले, जो भी बात कहते हैं, उनके मंत्रीगण जो हैं, उन सहयोगी गण, अलग अलग सांसद, कार्यकर्ता, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आप सब ने देखा होगा, और वही यहां चल रहा है। मिजोरम में भी चुनाव है और चुनावी बिगुल फूंक दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
सदन के अंदर बात होनी थी मणिपुर से ज्यादा आप मिजोरम की बात कर रहे थे। खैर, आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर जी आपके पास, फिर आता हूं श्रवण गर्ग साहब के पास में। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि कितनी चुनौती यहां राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। आज अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ साफ कहा है, उनसे पूछा गया कि क्या ये जो आपके साथ किया गया है, यानी कि आपको सदन से निलंबित कर दिया गया है, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, वो भी हम सोच रहे हैं। और आप देखिए कि एक नहीं तीन सांसद, संजय सिंह को आउट किया गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि राघव चड्ढा को भी आउट कर दिया गया, और इधर अधीर रंजन चौधरी तो विपक्ष के नेता हैं, उनको आउट कर दिया गया, कम से कम विपक्ष के नेता को भी। और अधीर रंजन चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें कही हैं कि वहां जो बातें अगर मेरी पसंद नहीं आई, उसको आप एक्सपंज कर देते, आप भाषण से निकाल देते, जैसे दूसरों का आप निकालते हैं, लेकिन आप मुझे ही निकाल दिए। तो क्या ये जो विपक्ष है ये इतना ज्यादा परेशान कर रहा है मोदी सरकार को? एक सवाल तो उठता है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर जी कि विपक्ष इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, तो फिर विपक्ष को आप घमंडिया या परिवारवादी या तुष्टीकरणवादी या जो भी कह रहे हैं, इस सब से काम नहीं चल रहा है क्या? या इनके ऊपर कब्जा करने की कुछ और भी विधि आप तलाश रहे हैं? क्या ये 15 सितंबर तक ईडी साहब जो अभी हैं बैठे हुए, वो और कुछ करने वाले हैं? बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए उन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे दीपक जी? राजीव जी, देखिए, बहुत सारे मुद्दों को लेकर तो लगातार मोदी जो है वो घिरते जा रहे हैं। इस समय संसद की जो ये ताजा घटनाएं हैं और जो लगातार जो विपक्षी जो नेता है, खासकर जो मुखर नेता है, आप देखिए, उनको निकाला जाना ये बतला रहा है कि अब जो है एक्सपंज करने से उनका काम नहीं चलता, उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों को सीधे सीधे संसद से बाहर का ही रास्ता दिखाया जाए। अब मुझे डर इस बात का है कि जैसे जैसे मोदी की परेशानियां बढ़ेंगी और अगले 2 सत्र अभी बचे हुए हैं, एक ठंड का सत्र आएगा, उसके बाद अगले साल उनका, मतलब मोदी जी के इस कार्यकाल के 2 सत्र भी बचे हुए हैं कम से कम, तो उसमें क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो या तो पूरा नदल हो जाएगा या बच जाएंगे, केवल जो नेता विहीन जो अन्य सांसद है वही रह जाएंगे। उनकी जो विसंगतियां जो बार बार बाहर आ रही हैं, देखिए अभी उन्होंने यहाँ जो भाषण दिया बड़ा मजेदार है। उनका कहना है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि संसद में विपक्ष के साथ विस्तृत चर्चा करना चाहता है। चलिए उनकी बात को मान लिया जाए कि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था, तो आप गृह मंत्री होने के नाते तो आप स्वयं इस बात को बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे। जैसे आप संसद में 3 दिन नहीं आए, लेकिन आज आप वहां पर खड़े होकर, मध्य प्रदेश में खड़े होकर संसद के अंदर की सारी स्टोरीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो अगर हमारे गृह मंत्री जी इतने चिंतित थे और इस बात पर चर्चा करना चाहते थे, तो उन्हें बाहर किसने रोका है? बहुत सारी घटनाएं हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो है ये सरकार जो है वो करती है। जहां पर अगर किसी ने कोर्ट ने कोई आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाके अपने मनमर्जी का कर लेती है, तो गृह मंत्री को आखिर रोका किसने था? असली बात तो यह है कि मोदी जी मणिपुर के मामले में जितने दोषी हैं उतने ही दोषी अमित शाह भी हैं। अमित शाह तो जाकर के बीच में आए थे वहां पर मणिपुर में, मोदी तो चलो नहीं गए, लेकिन अमित शाह जब गए होंगे तो क्या उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं दी गई होगी? सारे अधिकारियों ने दी होगी। वहां के लोगों से वो मिले कि नहीं मिले हम नहीं जानते, लेकिन उनको मिलना चाहिए था। और अगर अधिकारियों ने उन्हें वहां की स्थिति की जानकारी नहीं दी है, तो समझिए कि वो निश्चित रूप से बहुत ही असफल गृह मंत्री है कि आपके अधिकारी ही उसी मणिपुर की घटना के बारे में आपको जानकारी नहीं दे रहे, जबकि आप इस समय मणिपुर में बैठे हुए हैं। तो इसके बाद भी हाल वो तो वही मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वहां आए थे और कह के आए थे कि 15 दिन और रहूंगा, 15 दिन बाद फिर आऊंगा, और बहुत सारे तथ्यों के साथ, जिसमें बहुत गलत तथ्यों के साथ वो संसद के अंदर भाषण दे रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गृह मंत्री का जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो अपने आप में वो बिल्कुल पता चल रहा है कि किस तरीके से झूठ है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि संसद के अंदर इसके ऊपर चर्चा होती, विषयवार बात होती, और वो हमसे पूछते, आरोप प्रत्यारोप की बजाय हम चर्चा करना चाहते थे। तो भाई गौरव गोगोई ने तो बहुत अच्छी इसकी शुरुआत की थी, बड़े पॉइंट वाइज उन्होंने पूछा था कि इन 3 सवालों का जवाब दीजिए, इन चीजों के बारे में बताइए।
अगर आप गंभीर चर्चा के लिए वाकई बहुत दिलचस्पी रखते थे तो आप उनका जवाब देते, आप खुद आते उस समय, अमित शाह को कहते कि भाई इन चीजों का आप जवाब दीजिए। असली बात, आपने वहां पर 3 दिन तो किसी तरीके से निकाल दिए अविश्वास प्रस्ताव के। अब आप बाहर जो है संसद, जो चीज संसद में कही जानी चाहिए उसको आप बाहर कहते हैं, और जो चीज बाहर कही जानी चाहिए चुनावी सभाओं में जो कहा जाता है उसको आप संसद के अंदर कहते हैं। तो अपने आप में बहुत ही विचित्र और बहुत ही विसंगतिपूर्ण व्यवहार है मोदी जी का। तो मोदी जी का ये जो व्यवहार है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से वो अपने झूठ पर जो पर्दा डाल रहे हैं। इसके अलावा चलिए हम मान लिए कि मणिपुर की बात को आपने ठीक से नहीं बताया, लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, चलिए नूह के बारे में बात कर लीजिए। नूह के मामले में आप क्या कर रहे हैं? अभी तो संसद खत्म हो गई, आप बताइए कि आपके नाम पर लेकर जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस पे जो गोली मारी गई उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे इतने विषय हैं कि आप बात तो कीजिए, लेकिन आप बात नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे आरोप लगाएंगे विपक्ष पर। तो अपने आप में यही बताता है कि मोदी जो है, जो आसन्न चुनाव है अगले 5 राज्यों के, उससे निश्चित रूप से वो परेशान है, घबराए हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे सर्वे आ रहे हैं। और यहां तक कि बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो कहा जा रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि बात बहुत खुल के अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आएगी, हो जाने दीजिए चुनावों की घोषणा। तो उसके बाद मोदी जी का जो ये व्यवहार है वो बता रहा है कि आपके पास अब एक ही बात रह गई है कि आप कांग्रेस को कोसिए, विपक्ष को कोसिए, और संसद जब चालू हो तो आप तमाम मुखर जो आपके विपक्षी दल के नेता हैं या सांसद हैं उनको आप बाहर का रास्ता दिखाइए। इसके अलावा अब आपके पास कोई चारा नहीं रह गया। ये दुखद स्थिति है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है राजीव जी। जी बिल्कुल। जो बातें अंदर होनी चाहिए थी, मणिपुर पे जो चर्चा होनी चाहिए थी, मणिपुर पर जो तथ्य रखे जाने चाहिए थे, उन बातों को वहां आपने नहीं रखी, और फिर आप बाहर निकल के आते हैं तो बाहर जो बातें कर रहे हैं ताकि जनता दूर दूर तक सुने और लोगों पर ये छाप छोड़ने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन जो है वो झूठ परोस रहा है। कितनी सच्चाई इसमें है ये जनता खुद समझ रही है। लेकिन राहुल गांधी को भी झूठ कहा गया कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, और राहुल वीडियो के जरिए वो बातें सामने रख दी हैं। राहुल गांधी ने 2 महिलाओं का जिक्र किया था। गर्ग साहब, आपके पास सीधा आना चाहता हूं। आपने भी उस भाषण को, मोदी जी के भाषण को, राहुल गांधी के भाषण को, अमित शाह के भाषण को, तमाम भाषणों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सुना। और सबसे बड़ी चीज कि जब तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की बात आए और आप तथ्य सामने रख दें तो उसके बाद में सिर झुक जाना चाहिए। लेकिन यहां पे बात दूसरी हो रही है। यहां चोरी और सीनाजोरी दोनों है। वो इस हिसाब से है क्योंकि यहां पर सीधा कहा जा रहा है कि विपक्ष ही बात करना नहीं चाहता था मणिपुर पर। इसमें कितनी सच्चाई है, जरा यही समझना चाहता हूं आपसे कि कितनी सच्चाई मानी जाए, क्योंकि ये बात क्या गले से उतरती है कि विपक्ष अगर नहीं बात करना चाहता था तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर क्यों आया विपक्ष? और अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, 1.25 घंटे तक मणिपुर पर सुनना चाहा और आप नहीं कह रहे हैं, आप कांग्रेस मुक्त भारत का नाम लेते लेते 50 बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं संसद के अंदर, और उसके बाद जब विपक्ष बाहर जाता है तब आप मणिपुर का जिक्र करते हैं, वो भी 2 मिनट और बाद में 30 सेकेंड। कैसे देखे देश की जनता? देखिए, देश की जनता सब कुछ देख रही है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता तो वो ठीक कह रहे हैं। वो ठीक इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री का मुंह खुलवाना चाहता था मणिपुर पर, और वो नहीं खोलना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि गृह मंत्री जी ने उनसे कहा बातचीत करने को, डायलॉग करने को, चिट्ठी लिखी, वो बहस करने को तैयार थे पर विपक्ष राजी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि मैं तैयार था और विपक्ष राजी नहीं हुआ। आप जरा फर्क समझिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि मैं करना चाहता था पर विपक्ष राजी नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी ने लिखी चिट्ठी और वो करना चाहते थे। गृह मंत्री जी क्या करना चाहते थे? आपने देखिए कि गृह मंत्री जी बोले, मणिपुर पर बोले, 1.5 घंटा वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते रहे। आधे घंटे में
वो नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते रहे और मुश्किल से 5-10 मिनट मणिपुर पर बोले और उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वहां स्थिति ठीक नहीं है। और जो आरोप लग रहे हैं मणिपुर को लेकर, जो सवाल पूछे गए, उसका एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने क्या किया? आपने खुद ने भी बताया कितनी देर वो बोले, कितनी देर मणिपुर पर बोले, कितने खुद पर बोले, कितने कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडिया, घमंडिया उस पर बोले। कोई इन पर यकीन नहीं कर रहा है राजीव जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दिक्कत क्या है कि एनडीए के पास प्रधानमंत्री के अलावा कोई इस तरह की बातें कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला भी नहीं है कि वो जो नहीं हुआ उसको किस तरह से दावे के साथ पेश कर सके। तो प्रधानमंत्री के अकेले के कंधे पर यह पूरा भार आ गया है कि वो लोगों को बताएं कि वो सही हैं और लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको एक आखिरी बात से शुरू करना चाहता हूं जी, और वो पूछना चाहता हूं, देश से भी पूछना चाहता हूं कि मिजोरम में चुनाव है विधानसभा के, क्या प्रधानमंत्री मिजोरम जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? कि मिजोरम के चुनाव डिफर कर दिए जाएंगे, कि मिजोरम के चुनाव बिना प्रधानमंत्री के वहां गए हो जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अब कभी भी मिजोरम में जाकर उसके नेता चुनाव प्रचार कर पाएंगे? आप मिजोरम की बात छोड़ दीजिए, क्या प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएंगे जिनके बारे में गृह मंत्री ने कहा कि वो पिछले 9 सालों में 50 बार गए? वो ये देश पूछने वाला है और देश देखने भी वाला है कि मिजोरम को लेकर चुनावों का क्या होता है। आपने जिक्र किया 2 सांसदों को बोलने नहीं दिया उन्होंने, एक जो नगा पीपुल्स फ्रंट का सांसद है जो कि गठबंधन में है, एक जो बीजेपी के सांसद हैं, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जी, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो मंत्रिमंडल में है, स्टेट मिनिस्टर है, उनको भी नहीं बोलने दिया। और बार बार पूछते रहे, अधीर रंजन जी को शर्मसार करते रहे कि आपको क्यों नहीं बोलने दिया। आपने एक सवाल उठाया राहुल गांधी का मणिपुर के बारे में केरल में जाकर बात करना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरा देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने मणिपुर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा दिया। आप सोचिए कि केरल में लगभग 20% ईसाई पॉपुलेशन है, 27% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। साढ़े 300-400 गिरजाघरों को मणिपुर में जलाया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से केरल, वो यह है कि जो दर्द कश्मीर का है, कश्मीर घाटी का है, वही दर्द मणिपुर का बन गया है। आप ये बताइए कि कश्मीर को तो विभाजित किया गया, घाटी को विभाजित किया गया, क्या मणिपुर को भी विभाजित किया जाएगा? हो गया है। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से 2 टुकड़े कर दिया गया है। जो मुद्दा है इस समय, जो उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं, वो मुद्दा यह है कि मणिपुर को राहुल गांधी ने
अब चुनाव का एजेंडा बना दिया है 2024 के। अब राष्ट्रीय एजेंडा 2024 के चुनाव का मंदिर भी नहीं है और राष्ट्रवाद भी नहीं है। और जहां जाएंगे पीएम या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाएंगे, वहां उनको मणिपुर को लेकर जवाब देना पड़ेगा। जी। तो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे जब ये जो वीडियोस आपने दिखाए जो मणिपुर की महिलाओं के साथ बातचीत के हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो जो उन्होंने कहा संसद में उसके वीडियोस हैं। देश की जनता जब देखेगी कि एक तरफ राहुल गांधी किस तरह से बयान कर रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री किस तरह से हंसते हुए ताने कस रहे हैं, आप देखिए जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये देश की जनता जब देखेगी चुनावों के दौरान, और राहुल गांधी की जब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होगी उसमें इन सब चीजों के जब जिक्र होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि उसका क्या असर होगा? क्या लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? तो ये जो एक बड़ी घटना हुई, जो आपने बताया पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि वो बात करना चाहते थे, विपक्ष नहीं करना, आप क्या समझते हैं पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, वहां की जो लोकसभा की इतनी सीटें हैं, 42 सीटें हैं, केरल की 20 सीटें हैं, आज क्यों डरे हुए हैं प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर? या भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? तो इसलिए परेशान है कि जो राहुल गांधी ने जिस तरह से मणिपुर की यात्रा की, लोगों से मिले, लोगों के दुख दर्द को देखा, प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। और वो चुनौती यह है कि मणिपुर जाने का प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। संसद में बहस को, प्रधानमंत्री के जवाब को इतने दिन हो गए, उन्होंने उनके आखिरी शब्द याद कीजिए प्रधानमंत्री के कि देश की जनता, पूरा देश मणिपुर के साथ है जी, हम मणिपुर का समाधान निकालने वाले हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा करते रहेंगे। आप देखिएगा कि 2024 तक के चुनाव तक मणिपुर की समस्या का क्या निराकरण वो करते हैं। नहीं कर पाएंगे, कोई निराकरण है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला इमोशनल है। और देश को, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, वो वही है, वो कह रहे हैं कि देश को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो ये समस्या मणिपुर जो है अलग अलग राज्यों में क्रिएट किया जा रहा है। हरियाणा में क्रिएट किया जा रहा है, कश्मीर में क्रिएट किया गया, मणिपुर में क्रिएट किया गया, बंगाल में क्रिएट किया गया कि उत्तरी हिस्सा जो है बंगाल का, नॉर्थ बंगाल है, उसको अलग तरीके से पेश किया गया पूरे के पूरे बंगाली साइके में जी। तो ये जो डिवाइड एंड रूल का जो पूरा मामला है, जिसका ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, वो अब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा भारी पड़ रहा है और वो इस एजेंडे से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वो दिक्कत ये हो गई कि वो निकल नहीं पाएंगे। ये एक मणिपुर में एक ऐसी दिक्कत पैदा कर दी है कि, और राहुल गांधी उसको छोड़ने वाले नहीं है, मणिपुर को छोड़ने वाले नहीं है, कांग्रेस भी नहीं छोड़ेगी। आपने देखा ना गौरव गोगोई ने किस तरह से पहले संसद में और उसके बाद बाहर आकर, आपने देखी होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गोगोई की। तो ये एक आक्रामक जो रवैया राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया ने जो अपना रखा है, उसके मुकाबले के लिए एनडीए के पास कोई जवाब नहीं है। और वो ये पहले विधानसभा के चुनाव और फिर लोकसभा के चुनाव तक ये जाने वाला है। जी बिल्कुल। पहले विधानसभा के चुनाव, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं। आज मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी।
की भी बात बाद में गर्ग साहब के पास जब दोबारा आऊंगा तो थोड़ा सा करूंगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में थे और सांसदी वापस आने के बाद पहली बार राहुल गांधी 2 दिनों के लिए वायनाड पहुंचे हैं। आज उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जो बातें रखी हैं उसमें से मैक्सिमम बातें, उनके भाषण का अगर आधा हिस्सा कहें तो वो मणिपुर को डेडिकेटेड था। मणिपुर को डेडिकेटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी था जब वो आज वर्चुअली जुड़े हुए थे हावड़ा में, जो यानी कि वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो एक सभा हो रही थी, पंचायत परिषद की सभा, बीजेपी के पंचायत परिषद की जो सभा थी, उस सभा को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया और कैसे विपक्ष जो है वो मणिपुर से भाग रहा है। विपक्ष यहां सदन से भी भाग गया, मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता था। विपक्ष को लिखा गया, हमारे गृह मंत्री ने लिखा, अमित शाह ने लिखा, तब भी विपक्ष भाग गया। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा करना नहीं चाहता है और हम चर्चा करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के ये कहना चाहते थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। अजय जी, राहुल गांधी अलग चुनौती पेश कर रहे हैं और उनके सामने जो भी बातें, जो भी सवाल रखा जा रहा है, उन सवालों का जवाब प्रूफ के साथ दे रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कैमरा जाता है और कुछ दिनों बाद उसको वो जारी भी करते हैं अपने वीडियो को। अभी 2 दिन पहले, थोड़ी देर पहले गर्ग साहब ने भी अपनी बात रखी है, उस पर आपके पास भी आना चाहता हूं। अभी जब सदन के अंदर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में कहा गया, जब वो 2 महिलाओं का जिक्र कर रहे थे तो वहां कहा गया कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, कहानी है, उसको इन्होंने पेश कर दिया है। एक बार फिर से दिखा देता हूं, आप भी बाद में आए हैं और जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी, कि राहुल गांधी से कहा क्या जा रहा था, राहुल गांधी ने मणिपुर में देखा क्या। और यहां से चर्चा आगे इसलिए बढ़ाना जरूरी है कि क्योंकि मणिपुर को लेकर के और ऐसे कई सारे तथ्यों को सामने ला करके झूठ परोसने की कोशिश हो रही है और हमारा फर्ज बनता है कि झूठ से पर्दा हटाएं, चाहे सत्ता पक्ष झूठ बोले या विपक्ष झूठ बोले। हम जनता हैं और हमारे सामने सच आना चाहिए। पहले राहुल गांधी का एक सच देख लेते हैं, देखिए जरा। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं और अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। That is why we wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad. He's our representative. He's my representative. He's all our representative. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. अजय शुक्ला जी, ये जो 2 महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्हीं 2 महिलाओं का जिक्र उन्होंने सदन के अंदर किया। वो आवाज, वही वीडियो है और उन दोनों महिलाओं को यहां रख करके दिखाया जा रहा है कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। यहां इस चीज को यहां उजागर करना, रखना, आप तमाम साथी दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप सबके सामने भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे झूठ परोसे जा रहे हैं और उससे पर्दा हटाना जरूरी है।
विपक्ष बात करना चाहता था या नहीं चाहता था यह सेकेंडरी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार मणिपुर में जो घटना घटी उसको लेकर के उन्होंने किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कितनी बार उन्होंने शांति की अपील की। अगर अपील की हो तो सामने हम भी माफी मांग लेंगे, अगर अपील नहीं की है तो यह हमारा फर्ज बनता है, जनता का फर्ज बनता है कि सवाल करें कि अब आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष बात करना नहीं चाहता था, छोड़ दीजिए विपक्ष बात करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या आप बात करना चाहते थे या आज भी चाहते हैं, या सियासी रोटी सेकना चाहते हैं? आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो राजीव जी मैं माफी चाहूंगा कि मेरे यहाँ काफी देर से बिजली नहीं थी, जिस कारण से मैं देरी से जुड़ पाया। चंडीगढ़ में भी ये हालात होने लगे हैं कि बिजली नहीं आती है कई बार, तो ये ऐसा कभी होता नहीं था चंडीगढ़ में। चलिए, केंद्र शासित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सीधे अंडर में है, इसलिए यह स्थिति हो गई है। तो इन हालात के बाद में अब आपके सवाल पे आता हूं जी। कि सवाल जो है, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक वो वाला वीडियो दिखाइएगा जब संसद में राहुल गांधी बोल रहे थे और इन महिलाओं का दर्द बता रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम सारे जितने सांसद हैं, वो चिल्ला के कह रहे थे झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तब राहुल गांधी ने बड़े उसके साथ एग्रेसिव अंदाज में कहा था, झूठ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हो। तो वही बात राहुल गांधी ने जो कहा वो सबूत प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने उसके पहले उसे नहीं दिखाया था, लेकिन अब उनकी पार्टी ने वो वीडियो भी दिखा दिए, क्योंकि राहुल गांधी का एक सिद्धांत है, इस हाथ करो उस हाथ जो है को पता ना चले। तो ये एक रहा है, और ये भी स्थिति जो क्लियर हुई है जब लोकसभा में ही शायद बोल रहे थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, और कह रहे थे कि उस कलावती का क्या हुआ। और उसके बाद में जो है कांग्रेस पार्टी को वो वीडियो शेयर करना पड़ा, बीबीसी की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि उस महिला ने बताया कैसे हम झोपड़ी में रहते थे और कैसे राहुल जी के कारण आज हम क्या है, हमारे बच्चों की शादी हुई, जो भी कुछ हुआ सब कुछ है। तो यह स्थिति है। नरेंद्र मोदी की पार्टी का क्या है कि उनकी पार्टी में एक है कि मतलब चिंदी भर करो और चिल्लाओ इतना कि लगता है हमने पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो यह स्थिति है, दोनों का अंतर यह है। बहरहाल मुख्य मुद्दे पे आता हूं। चूंकि जो दर्द है राहुल गांधी ने खुद जाके महसूस किया, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया। एक आपने बात कही थी कि वो कैमरा, तो बिल्कुल अब वो कैमरा इसलिए ले करके जाते हैं कहीं कोई ये आरोप न लगा दे, और कहीं दिल्ली पुलिस एक नोटिस न भेज दे कि आप उन महिलाओं के और उनके नाम और वो सब बताइए और लिस्ट दीजिए, कहां मिले, क्या किया, क्या नहीं है। तो राहुल गांधी इसलिए भी अब कैमरा लेकर के जाते हैं, वो मीडिया को नहीं बुलाते, वो अपने प्रचार के लिए नहीं ले जाते हैं, वो इसलिए ले जाते हैं कि एविडेंस रहना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को भी उन्होंने अपना जवाब दे दिया था, इसीलिए दिल्ली पुलिस दोबारा नहीं आई। उसने कार्रवाई क्या की जो इतनी जल्दी में थी, उन्हें परेशान किए हुए थी। उसके बाद में पूछने वाला तो यह है कि दिल्ली पुलिस ने उसके बाद किया था जो राहुल गांधी ने 7 दिन के अंदर वक्त मांगा था और फिर जवाब दे दिया था, रिटर्न दिया है। तो जो उन्होंने दिया उस पर उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी ने अपने यूथ के अध्यक्ष को और महिला की अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को मणिपुर भेजा और तमाम शरणार्थी कैंपों में कांग्रेस पार्टी मदद के कार्यक्रम चला रही है, बच्चों को मदद कर रही है, दूध दे रही है और चीजें दे रही है, उनके पोषण के लिए उसके लिए काम कर रही है, दवाएं दे रही है। तो ये बातें कांग्रेस बताती नहीं। तो ये राहुल गांधी की खासियत है कि जो वो वहां कर रहे हैं उसको यदि भाजपा जो कहती है आरएसएस है हमारा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी सेवा करता है, वो एक वीडियो दिखा दे
कि उनका कौन सा नेता गया आरएसएस का भी, कौन बीजेपी का, कौन विश्व हिंदू परिषद का। यदि ये गए तो नफरत फैलाने गए, ये गए तो हिंसा कराने गए, ये गए तो राजनीति करने गए। राहुल गांधी ने वहां पर कोई बयान भी नहीं दिया था, और राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मैं इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं दूंगा, यह ऐसा मसला है। तो यह अंतर है दोनों में, और दोनों की नैतिकता और उस सब चीज को आप देखिए तो राहुल गांधी के अंदर दर्द को समझने की क्षमता है। क्योंकि राहुल गांधी जब छोटे थे अपनी दादी को उन्होंने मरते हुए देखा था, और रवि ने अपने पिता के शरीर के चिथड़े देखे थे। तो सोचिए उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कितना दर्द होगा, और उसने जिसको भारी सुरक्षा में करके पाना पड़ा, अपने दोस्तों मित्रों किसी से मिलने के लिए स्क्रीनिंग होती थी, जिसके पास में एक कोई ऐसा ना जिसे अपना नाम तक छिपाना पड़ा और सब कुछ करना पड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोचिए उस आदमी को आप इस तरह कहते हो, उससे ज्यादा और दर्द कौन महसूस करेगा। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं राजीव जी। मैं उन दिनों शायद 3rd क्लास में पढ़ता था, और मेरे पिताजी बांदा डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ऑफिसर थे, और पहली बार उत्तर प्रदेश में एंटी डकैती सेल बना था। और उस समय जब ये तब बनाया गया था जब वीपी सिंह के बड़े भाई जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनका मर्डर कर दिया गया था बांदा में डकैतों ने, तब बनाया गया था पहली बार। और फादर ये सुबह नाश्ता कर रहे थे, उतने में ही जो है वो आया वायरलेस सेट पे मैसेज। तो ड्राइवर दौड़ता हुआ आया कि सर आपको तुरंत जो है ऐसे ऐसे ये इंफॉर्मेशन है। फादर ने वही वो कवर छोड़ दिया। मेरी मां ने कहा कि अरे नाश्ता तो कर लो। अपन कहा कि लौट के आके करूंगा जलाऊंगा। और भाई साहब उन्होंने 1 महीने बाद वो नाश्ता करने की स्थिति में आए, क्योंकि जब उनको डकैतों से मुठभेड़ हुई, गोली लगी, छलनी हुए, और उसके बाद में वो कानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाए गए, तब तक वो कोमा की पोजीशन में रहे 1 महीने। और मतलब आप ये सोचिए, मुझे पता भी नहीं था कि मरने का मतलब क्या होता है। तो उस दर्द को मैंने महसूस किया है। मुझे पता है कि जब मुझे कोई आके बोलता था तुम्हारे पापा मर गए, आप ये सोचिए जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे, तो स्थिति समझ में नहीं आती थी क्या हुआ, क्योंकि वो तो न पता चला कि अच्छा हमें लोग को ले नहीं जाया गया था, हमें तो तब तो उतना होता नहीं था, सूचनाएं आती थी, ट्रंकाल मिलाया जाता था, फिर ट्रंकाल से बात होती थी। तो साहब मैंने वो दर्द देखा है। 1 महीने तक हम यही सुनते आए कि शुक्ला जी तो मर गए, शुक्ला जी को तो ये हो गया, अरे अजय के पापा का ये हो गया। तो साहब मैंने वो दर्द देखा है, और जब मैंने अपने ये देखा है, शायद आज मैं आपके पास नहीं बैठा होता यदि वो मर गए होते, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह से करोड़ों रुपया नहीं मिलते थे। उस समय आज की तरीके से तमाम सारी मदद नहीं मिलती थी। तब सिंपल सा वो होता था, और बड़ी छोटी छोटी तनख्वाहें होती थी। चूंकि संवत्सर सो ये इलाका देखा है बुंदेलखंड और उधर का, उसमें उस समय उस दौर में जितना कुछ हुआ, उधर डकैतों को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका रही पिताजी की। तो उस स्थिति में मैं इतना कहता हूं कि उस दर्द को मैंने महसूस किया, इसलिए मैं राहुल गांधी का महसूस कर सकता हूं कि वो दर्द पे कैसे लोगों के दर्द को महसूस करते होंगे। तो सीधी सी बात है, वहां जो लोग मर रहे हैं, जिनके साथ रेप हो रहे हैं, जिनके साथ सारी चीजें हो रही है, राहुल गांधी जब उनसे मिलते हैं तो नेचुरल उस पर मिलते हैं, दिखावे के लिए, राजनीति के लिए नहीं मिलते। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कल ये बात कही भी कि मैंने अपने 19 साल के राजनीतिक कैरियर में देश के तमाम हिस्सों में कहीं बाढ़ आई, कहीं कुछ हुआ, मैं गया वहां। आप सोचिए यदि मणिपुर में राहुल गांधी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो जा रहे हैं, उनकी पूरी कांग्रेस जा रही है, उसके लिए लड़ रही, उसे नेशनल मुद्दा बनाया है।
और इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि नरेंद्र मोदी के लिए आज हिलने की स्थिति नहीं है। और याद करिए, जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी ने उसी दिन से कॉग्निजेंस लेना शुरू कर दिया था। तो फिर इससे आप यह समझ सकते हैं कि उस आदमी ने दर्द महसूस किया है, वो दर्द को समझता है और वो दर्द को प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए जो देश से प्यार करता है, मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूं, मेरे फोरफादर ने इस देश के लिए आहुति दी थी। आप गूगल पे सर्च कर ले, नाम आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थिति, मैं उस परिवार से हूं जिस परिवार ने इस देश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। तो साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के लिए लड़ाई जो है 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी से जो भी हुई थी, तब से शुरुआती दौर से हमारा परिवार लड़ता आया है। तो हमें इस देश के लिए दर्द है और इसलिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का दर्द हमसे कितने लाख गुना अधिक होगा, क्योंकि उस परिवार की सबसे ज्यादा शहादतें हैं, सबसे ज्यादा सजाएं काटी है उस परिवार ने और हर तरह की सजा काटी है। तो यह समझा जा सकता है, ड्रामे वो करते हैं जो मुखबिर बने हुए थे, ड्रामे वो करते हैं जो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सत्ता के लिए सोचते हैं, सत्ता के लिए करते हैं। उन्हें उसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है कि मैतेई का कितना परसेंट है, कुकी का कितना परसेंट। उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें नूह में दिखाई देता है, उन्हें मेवात में दिखाई देता है कि इसका हम फायदा वेस्ट हरियाणा में कैसे लेंगे। उन्हें दिखाई देता है कि हम इसका फायदा राजस्थान में कैसे लेंगे। उनको दिखाई देता है उसका फायदा हम मध्य प्रदेश में कैसे लेंगे। तो साहब, यह स्थिति है और यह लोग और उनमें यह अंतर है। तो इससे आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी आज भी जब गए केरल, तो वहां जाकर के उन्होंने सबसे पहले आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात करी, उसके बाद वो गए हैं अपने दूसरे कार्यक्रमों में। तो यह समझा जा सकता है भाजपा क्या साजिश करती है। भाजपा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के एक हारे हुए सांसद से को किस तरह से आदिवासी उसको एक काट दिया जाए कांग्रेस से, उसके लिए काम करती है कि नेताओं को अपने साथ मिला ले, इसको कर ले, उसको कर ले, ये कर ले। तो यह है इनका पूरा प्रोपेगेंडा और इनका जो है नैरेटिव और झूठ कितना बोलते हैं बताने की जरूरत नहीं है। संसद में ही जो बोले गए तमाम सारे हैं, उनके तथ्य सामने हैं, तो यह भी आप जान सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हम वही उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तथ्यों के साथ कौन अपनी बातों को रख रहा है और कितनी बातें सही आ रही, कितनी बातें गलत आ रही हैं जनता के बीच, हम सबके बीच। तो अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं हम तमाम लोगों की बातें, क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रहे हैं आज की तारीख में मोदी जी और उनकी पार्टी के सामने? राजीव जी, राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन चुके हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि राहुल गांधी उनके लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री के आज दो जगह भाषण हुए, दोनों जगह हुए जिस तरीके से राहुल गांधी के आरोपों को एक तरीके से सफाई देने की कोशिश की और घेरने की जिस तरीके से कोशिश की विपक्षी गठबंधन को, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जबरदस्त तरीके से दबाव में है और प्रधानमंत्री अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 2.25 घंटे तक जो है सदन के अंदर हंसे नहीं थे मणिपुर को लेकर के, बल्कि मणिपुर को 2.25 घंटे तक प्रधानमंत्री रोए थे। अब प्रधानमंत्री ये साबित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितनी सफल होती है, कितनी सफल नहीं होती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। जैसा कि हमारे स्पीकर साहब एक दिन कह रहे थे कि माननीय सदस्यगण, देश आपको देख रहा है, तो देश प्रधानमंत्री को भी देख रहा है। सदन के अंदर उनकी हंसी, उनकी क्रूर हंसी जो है उसको भी देश देख रहा है और प्रधानमंत्री के वक्तव्य जो है उनको भी सारा देश को मिलाकर के देख रहा है। राजीव जी देखिए, यहाँ 2-3 मसले मुझे लगता है कि उन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री, जैसे आप लगातार मणिपुर बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर का मां उस समय भी नहीं बोले जबकि आरएसएस जो था मणिपुर पर शांति की अपील कर चुका था। यानी उनका जो मातृ संगठन है वो भी शांति की अपील कर चुका था, तब भी प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकला। 18 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो दत्तात्रेय होस बोले हैं, उनका बयान आया था कि सरकार और अर्धसैनिक बल जो है शांति कायम करे। प्रधानमंत्री का तब भी जो था कोई वक्तव्य मणिपुर को लेकर के नहीं आया कुल मिलाकर के।
दूसरी बात यह कि जो राहुल गांधी ने कहा कि सेना जो है वो 24 घंटे में शांति स्थापित कर सकती है, तो मैं सुन रहा था कि रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि क्या सेना अपने लोगों पर गोली चलाएगी। तो अगर सेना के तैनाती का मतलब से अपने लोगों पर गोली चलाना ही होता है, तो रविशंकर प्रसाद ये बता दें कि मई 2016 में हरियाणा में जब जाट आंदोलन हुआ था, तो हरियाणा में सेना किस लिए तैनात की गई थी? इसी सरकार ने सेना तैनात की थी ना हरियाणा में। तो अगर हरियाणा में सेना तैनात की जा सकती है, तो मणिपुर में सेना तैनात क्यों नहीं की जा सकती है? सेना तैनाती का मतलब जो है वो सेना का गोली चलाना ही नहीं होता है। सेना बहुत से और भी काम करती है, जो वहां सैनिक बल कर रहे थे जाकर के काम। तो इस पर जो मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरीके से घिर गई। और राहुल गांधी ने जोर दे करके ये बात कही कि वह आप नहीं चाहते, सदन में भी राहुल गांधी ने कहा और बाद में भी कहा कि आप नहीं चाहते वहां शांति स्थापित हो, वरना 24 घंटे में शांति स्थापित हो जाती है। तो ये जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो क्रूर राजनीति है और कुटिल राजनीति है, उसको जो ये एक तरीके से बताता है। अब सदन के अंदर खड़े होकर गृह मंत्री ने जब मणिपुर में बात करते हुए कहा कि साहब एक फैसला आ गया अदालत का, उस पर इस तरीके के वहां हालात बन गए। अदालत का फैसला आया मार्च में, मणिपुर में हालात बने इस तरीके के जाकर के मई में। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। सवाल यह कि ये सरकार तब बैठी हुई क्या कर रही थी जब आंदोलन शुरू हो गया था? इस सरकार से यही तो कहा गया था कि हाई कोर्ट का जो आदेश था, दिल्ली के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है, आप जो तुरंत लेकर के आप जो एक हफ्ते के अंदर ही अध्यादेश जारी करके आप उसको वापस कर देते हैं, और मणिपुर के मसले पे आप नहीं कर सकते थे। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आप मणिपुर को जलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, ये राहुल गांधी के आरोप इस परिप्रेक्ष्य में सच साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब सच है नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जाने कि मणिपुर को जलाना नहीं चाहते जी। लेकिन प्रधानमंत्री अब जिस तरीके से मणिपुर को लेकर के बातें कर रहे हैं और जिस तरीके की मिथ्या वाचन इस समय किया जा रहा है मणिपुर को लेकर के, वो सारा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री के लोग भी देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री के लोग ही जो बाहर आकर के क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या बयान जो है पूर्वोत्तर से आ रहे हैं, ये साफ जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री की बातों में कितना दम है, प्रधानमंत्री कितना जो है मणिपुर को लेकर के गंभीर है। जी, प्रधानमंत्री कितना गंभीर है मणिपुर को लेकर। मणिपुर को लेकर के राहुल गांधी ने जो सदन में अपनी बात रखी थी, जिसका थे अजय शुक्ला जी और कह भी रहे, हो सके तो उसको जरूर सुनाइए। आपके सामने लाना चाहता हूं, 2 बार वीडियो वो तो आपके सामने रख चुका हूं जिस वीडियो में वो प्रूफ दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर राहुल गांधी ने जब अपनी बात रखी थी और 2 महिलाओं का जिक्र कर रहे थे, उन 2 महिलाओं का जिक्र आज राहुल गांधी वायनाड में भी कर रहे थे और ये पूरा वाकया बता रहे थे। और वही वाकया जब वो बता रहे थे तो उधर से कहा जा रहा है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हो। जरा सुन लेते हैं, सुनिए। ये मेरे पास है और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर प्लीज सर, शर्म करिए, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में
हिंदुस्तान की हत्या की है, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। अरे दो भाग किए हैं, शर्त करिए जी। माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें, प्लीज प्लीज। तो ये वाकया जो है इसी का जिक्र यहां कर रहे थे। इसके आगे वो बोलते हैं, वो भी आपको सुनाता हूं। इसके आगे वो बोलते हैं कि झूठ मैं नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, ये बातें यहां इसलिए जरूरी हैं, इन बातों को रखना, बार बार रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ तो बोल रहा है। सियासी रोटी सेकने के लिए आप झूठ बोले, बाहर बोले झूठ ठीक है, सदन के अंदर भी आप झूठ बोलते हैं, उसके बाद जनता को बरगलाने की कोशिश, कुछ ऐसे मसलों पे कोशिश हो जहां आपके जीवन पर कोई असर ना पड़े तो चलो ठीक है, चल जाता है। राजनीति में सब कुछ जायज है कहते हैं, लेकिन कोई राज्य जल रहा है और वहां उस राज्य के नाम पर झूठ बोला जाए तो कितना वाजिब है। और यहां से सियासत को जरा टटोलने की कोशिश आपके नजरिए से करना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इसको? मणिपुर मोदी जी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। मैं बताता हूं क्यों बन चुका है। देखिए, जो उत्तर पूर्व का हमारा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का, वो स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे राज्य हैं, कम जनसंख्या है, भारत से मतलब भारत के मध्य भाग से भौगोलिक रूप से दूर हैं। बावजूद उसके इंडियन सिस्टम में नॉर्थ ईस्ट का बहुत महत्व है। और जब मैं इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूं तो वो प्रधानमंत्री से आगे का सिस्टम, प्रधानमंत्री उसका एक हिस्सा है। इंडियन सिस्टम बहुत बड़ा है, तो वो इंडियन सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, जैसे मान लीजिए कि मिजो नेशनल फ्रंट है, कितने राउंड सरकारें बात करती हैं उनसे। याद कीजिए कि मुइवा NSCN ग्रुप से नागालैंड, थाईलैंड में जाके भारत के गृह सचिव बात करते हैं, कई राउंड बात करते हैं। पद्मनाभ भैया, कोई खास बात होगी ना कि भारत सरकार के इतने बड़े अधिकारी, कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड इन लोगों से संपर्क में रहते हैं। छोटे छोटे राज्य हैं, उन छोटे राज्यों के जाति विशेष के नेता हैं जो देश के बाहर भी रहते हैं, उनसे वहां पर बात होती है। इसलिए बात होती है क्योंकि उसका जो भौगोलिक स्थान है नॉर्थ ईस्ट का, वो बहुत महत्वपूर्ण है चाइना की दृष्टि से, तमाम दृष्टि से। इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी शायद सिस्टम जो इंडियन सिस्टम है उससे कुछ अलग जाके कोई लकीर खींचना चाहते हैं जी। याद दिला दूं कि जिसपे वो मिजोरम की बात कर रहे थे, उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट को ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से हथियार दिए गए थे। पता नहीं मोदी साहब क्या कहना चाहते हैं। मैं उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं कि इंडियन सिस्टम उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो मोटो लिया और आपने देखा कि देश के तमाम राज्यों में हिंसा हो रही है, होती है, हरियाणा में हो रही है, लेकिन एक छोटे से राज्य में एक हिंसा हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले लिए हैं। 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाई है, सीबीआई के ऊपर अपना चुना हुआ अफसर महाराष्ट्र से दिया है, मणिपुर की सरकार को कहा है कि
कम से कम 5 अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारी वहां पे लगाओ। सुप्रीम कोर्ट इतनी अहमियत अगर दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सिस्टम के अंदर की उस कंसर्न्स को, उस फिक्र को एड्रेस कर रहा है। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि वहां पे आर्मी जो है वो ठीक कर सकती है, राहुल गांधी सिस्टम के अंदर की कंसर्न को एड्रेस कर रहे हैं, जिसको नरेंद्र मोदी या उनके ट्रोल मैनेजर शायद समझ नहीं पा रहे हैं या समझ कर भी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मणिपुर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप याद कीजिए, अभी गर्ग साहब चर्चा कर रहे थे अमित शाह के भाषण की, आप याद कीजिए अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा जिसमें मणिपुर बोल रहे हैं, वहां उन्होंने कोई जुमलेबाजी नहीं की, वहां उन्होंने शांति की अपील की है, एक्सेप्ट किया है कि गड़बड़ है, एक्सेप्ट किया है कि अशांति है। क्यों? क्योंकि वो अमित शाह जहां बैठे हैं वो सिस्टम को देख रहे हैं करीब से। मुझे लग रहा है कि मोदी साहब जो इंडियन सिस्टम है उससे कोई एक अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जिसमें कि वो सेना को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं राजनीति में। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की। याद कीजिए राजीव जी, कौन लोग थे? अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस, आडवाणी, रैलियां निकाली थी लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। सेना को अकाल तख्त में भेजने के लिए रैलियां निकली थी आरएसएस की, वाजपेयी की, आडवाणी की। तो मुझे लग रहा है कि मोदी साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो आरएसएस से भी अलग है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो पूरा अवधारणा है उसमें ये ऑपरेशन ब्लू स्टार या सेना या नॉर्थ ईस्ट ये बहुत अहम है। ये कोई अलग रास्ते पे मोदी साहब चल पड़े जिसको हमको देखना होगा कि कौन सा रास्ता है। अब जो पॉलिटिक्स की बात है, आप ये याद कीजिए कि अभी ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा था कि हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी की के जादू पर, मैजिक पर हम बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते जी। मुझे लगता है कि ये बातें अब और मुखर होंगी। इस पार्लियामेंट के सत्र ने, जिसमें कि राहुल गांधी की वापसी भी हुई है, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार मतों के लिए आया भी नहीं था, सरकार का नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं कि जो सिस्टम बहुत कंसर्न है नॉर्थ ईस्ट को लेकर और भारतीय सुरक्षा को लेकर और स्ट्रेटेजिक रीजन से, उस सिस्टम ने नरेंद्र मोदी की चुटकुलेबाजी को बहुत गंभीरता से लिया होगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, 1.5-2 घंटे की चुटकुलेबाजी को बहुत गंभीरता से लिया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे का रास्ता मोदी साहब का बहुत डिफिकल्ट होगा। और वो आरएसएस से भी उनको, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर आरएसएस से उनको कोई बहुत सपोर्ट मिलने वाला हो। और तमाम सारी थ्योरीज चलती है कि आरएसएस नॉर्थ ईस्ट में क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन जब तक जहां एक बड़ी बिग पिक्चर की बात आती है, जो नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहां सेना को पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व किया जा रहा है, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार को राजनीति में खींच लाया जाएगा, वहां पे मोदी साहब के लिए डिफिकल्ट होगा आगे की पॉलिटिक्स करना। गर्ग साहब, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है या इसमें कुछ और आपके विचार हैं कि नरेंद्र मोदी जो इस वक्त उनका जो अग्रेसिवनेस है वो कहीं ना कहीं उनके ही जो दूसरे, जो चाहे वो आरएसएस हो या और भी, उस खेमे में भी, बीजेपी के खेमे में भी कहा जा रहा है कि एक पक्ष है जो आज की तारीख में पसंद नहीं कर रहा है। आज अशोक गहलोत का भी बयान आया है, कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम को बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ बिखराव देखेंगे, बगावत देखेंगे। तो ये बातें आ रही हैं। अशोक गहलोत तो चलिए मान लिया, वो कांग्रेस के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव में जा रहे हैं, सीधे उस हिसाब से भी दें, लेकिन ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनका जो एडिटोरियल है, उस हिसाब से देखा जाए, या और भी कई लोग बातें कर रहे हैं, तो क्या ये जो अग्रेसिवनेस आज की तारीख में मणिपुर को लेकर जो बात कह रहे हैं, या घमंडिया कह रहे हैं, बार बार इंडिया के ऊपर पहले दिन से आप देखिए कि एक वार
चल रहा है और मोदी जी की तरफ से। बाकी नेता कितनी बात कर रहे हैं ये आप हम सब देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया पर सीधा वार कर रहे हैं। क्या उनके सामने भी ये डू और डाई वाली स्थिति आ गई है कि तीसरा टर्म नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा माना जाए, या कुछ और चल रहा है? क्या कुछ आप देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दो चीजों पर फोकस करना चाहता हूं, वो दोनों चीजें अलग किस्म की हैं। एक तो यह है कि मोदी जी ने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं की है। उनके टेम्परामेंट में पराजय स्वीकार करना नहीं है, मतलब चुनाव में भी नहीं है और राजनीति में भी नहीं है। मतलब जैसे अटल जी हार गए थे चुनाव, ग्वालियर में हार गए थे, इंदिरा जी हार गई थी, राहुल गांधी हार गए, बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग हारे, पर उन्होंने कभी उस चीज को हिंसा या लोकतंत्र के प्रति अनास्था में नहीं बदला। तो पराजय को स्वीकार करने के लिए लोकतंत्र में यकीन होना जरूरी है, और जैसा कि हम जानते हैं मोदी जी को, उनका यकीन बहुत सीमित है या नहीं है। तो हमको जिस चीज से डरना चाहिए वो ये कि मोदी जी देश की राजनीति को अपनी सत्ता के लिए किस हद तक, किस सीमा तक ले जा सकते हैं। उसमें यह भी शामिल है कि वो राहुल गांधी के प्रति किस तरह का व्यवहार करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को अब ज्यादा एग्रेसिव तरीके से वो पेश आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से या भारत जोड़ो के बाद से, या अभी हम हाल की घटनाएं देखें तो पार्लियामेंट में और केरल में, और बल्कि पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कही संक्षिप्त, उसमें एक तो मुद्दा यह है, जो बड़ा मुद्दा है, कि देश की राजनीति इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले या उसके तत्काल बाद किस दिशा में मोदी जी ले जाएंगे, मतलब लोकसभा चुनाव तक या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में वो क्या कर सकते हैं, ये शीतकालीन सत्र में क्या कर सकते हैं, जो मेरे मन में एक चीज है। दूसरा ये जो इन्होंने प्रशांत जी ने कहा, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। मैं कहना चाहता था कि आपने देखा होगा कि आरएसएस ने अभी जब से ये मणिपुर का पूरा प्रकरण हुआ है, हमको आरएसएस की तरफ से कुछ सुनाई नहीं दिया है। मतलब जैसे आरएसएस है ही नहीं इस देश में। न तो अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ कह रहे हैं, न उन्होंने मणिपुर के बारे में कुछ कहा, न विपक्ष के बारे में कुछ कहा, न हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ कहा, न मुसलमानों की आबादी को लेकर कुछ कहा, ज्ञान व्यापी को लेकर भी कुछ नहीं कहा, जो विवाद चल रहा है, जबकि सबसे आगे वो लोग रहे थे। और जबकि आपको भागवत का याद हो कि अब हमको हर जगह उनकी प्रतिमा को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, भगवान की हर मंदिर। आरएसएस का सबसे ज्यादा काम राजीव जी नॉर्थ ईस्ट में था। 1980 के बाद से वो लोग सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किया था, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो भारत में प्रवेश किया था वो नॉर्थ ईस्ट से किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश हुआ था वो भी पूर्व से हुआ था। और मणिपुर ने आरएसएस की पिछले 40 सालों की मेहनत को धो दिया है। हम अंदाज लगा सकते हैं केवल कि मणिपुर को लेकर राहुल गांधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी के प्रति आरएसएस नाराज है। मैं एक थोड़ा सा
कल्पना जी कर रहा हूं, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान आरएसएस को होगा ये जो मणिपुर की घटना है, क्योंकि आरएसएस को वाइंड अप करना पड़ेगा असम तक अपने पूरे कामकाज को, क्योंकि जो माइनॉरिटीज प्रभावित हुई हैं, कुकीज हैं या क्रिश्चियन मिशनरी क्रिश्चियंस हैं, मेजोरिटी क्रिश्चियंस हैं उस इलाके में, और इसका असर त्रिपुरा में भी पड़ेगा और मणिपुर में भी पड़ेगा और असम में भी पड़ेगा। दूसरा ये कि ये जो मणिपुर का परिणाम है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। मतलब मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको और एग्रेवेट करेगा, और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमतों को बचाने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ को तो वैसे भी खतरा नहीं था, राजस्थान में आपने कहा ना गहलोत का जो कहा उन्होंने वो सही कहा होगा, हालांकि उनको कहना नहीं चाहिए पर कहा उन्होंने। आरएसएस को सबसे ज्यादा नुकसान हिंदी भाषी क्षेत्रों में होगा, जो मध्य प्रदेश उनका गढ़ है, जहां से बड़े बड़े नेता आरएसएस के पैदा हुए हैं, निकले हैं। और छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा है, और आपने देखा कि कई नेता बीजेपी के छोड़ गए हैं। नंद कुमार शाह एक है, कैलाश जोशी के बेटे दूसरे हैं, और तमाम कई लोग कांग्रेस में चले गए। दिक्कत यह है कि क्या आरएसएस ने तय कर लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर भाजपा सुरक्षित है या नहीं, इसका कोई निर्णय उन्होंने ले लिया है। क्योंकि जो हो रहा है वो आरएसएस को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बीजेपी को भी हो रहा है। तो अगर ये राज्यों में हारते हैं, क्योंकि मोदी जी का पूरा फोकस लोकसभा है और आरएसएस और बीजेपी का जो पार्टी का फोकस है वो राज्य है, तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो बहुत बड़ा ये है कि मोदी जी पूरा का पूरा फोकस लोकसभा में लौटने के लिए कर रहे हैं, वो राज्यसभा को उन्होंने स्थानीय नेतृत्व के हवाले छोड़ दिया है। हालांकि वो सागर गए, वहां उन्होंने रविदास जी के मंदिर की बात की, उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, 100 करोड़ से ज्यादा खर्च होने वाले हैं जी। 1.5 साल में बनना है उसको। 1.5 साल में इसलिए बनना है कि चुनाव के पहले वो बन जाए, 2024 के चुनाव के पहले, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव के पहले तो बनेगा नहीं, विधानसभा के चुनाव तो अभी 5 महीने बाद ही है, और 2024 के चुनाव अगर हैं मार्च अप्रैल में तो भी 1.5 साल के पहले हो जाएंगे। तो किस हिसाब से कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा 1.5 साल बाद फिर आऊंगा, का मतलब ये कि वो कॉन्फिडेंट है कि 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री के रूप में फिर से वो आएंगे मंदिर का उद्घाटन करने। ये पूरा का पूरा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका प्रभाव आप देखेंगे। 2-3 चीजें नोट करना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर राजनाथ सिंह नहीं बोले, गडकरी नहीं बोले, बड़े बड़े नेता नहीं बोले बीजेपी की तरफ से। कौन बोला बड़े नेताओं में? अमित शाह के अलावा और कौन बोला? अगर आपको कुछ ध्यान हो तो आप बताइए। स्मृति ईरानी बोली, स्मृति ईरानी बोली, और निर्मला सीतारमण बोली। हाँ, तो आप बताइए निर्मला सीतारमण क्या बोली? पूरे समय उनका फोकस तमिलनाडु था, तमिल में बोलती रही, तमिलनाडु को एड्रेस करती रही। टीएस बालू ने जो इश्यू उठाए थे मेडिकल कॉलेज के और तमाम, उसको एड्रेस करती रही, और प्रधानमंत्री ने भी तमिलनाडु की तारीफ की अपने भाषण में।
कि जो एक बहुत बड़ा इलाका साउथ का इनके हाथ से छूट रहा है, तो वो ये जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को और आरएसएस को, वो उसकी चिंता अलग है। और मोदी जी को उस चीज की कितनी चिंता है वो एक अलग चीज है। तो ये जो इन्होंने टंडन जी ने जो बात छेड़ी, मैं उसको थोड़ा सा मैंने एलोबरेट किया है। और इसके नुकसान के बारे में आरएसएस की चिंता बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि ये क्लोज डोर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसकी बातें बाहर नहीं आती हैं। और आरएसएस को कर्नाटक का सबसे बड़ा धक्का तो लगा ही है। जो दत्तात्रेय हसबोल हैं वो शिमोगा के हैं, कर्नाटक के हैं, और वहां आरएसएस का बड़ा काम है दत्तात्रेय हसबोल को लाने में, एक पैरेलली मोदी, ये भागवत के पैरेलल एक बड़ा नेता खड़ा करने में केंद्र की भी बड़ी भूमिका रही है, इनकी रही है, मोदी जी की। तो वो नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इसका जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो आरएसएस को होगा। और वो आरएसएस अगर विड्रॉ करती है, शांत रहती है, कूल रहती है, तो वो राज्यों में विधानसभा के चुनाव में होगा और उसका इम्पैक्ट फिर लोकसभा तक जाएगा। ये एक बड़ा, मैं जो मेरे मन में विश्लेषण है वो मैंने आपके सामने रखा। इसमें आखिरी बात यह है, वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी लोकतांत्रिक तरीकों से ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बिल पेश हुआ राज्यसभा में, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर और दूसरे आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, लोग सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को खत्म कर तरफ से वो जो कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 3 लोगों की बने उसमें चीफ जस्टिस हो, लीडर ऑफ अपोजिशन और पीएम हो, तो जो विधेयक पेश हुआ उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है और उसमें एक मंत्री को जोड़ दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो कई चीजें राजीव जी एक साथ चल रही हैं, देखिए। और वो राहुल गांधी की लड़ाई अलग चल रही है और एक और ये चीजें बिल पेश हुआ है, वो आप पता ही है, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस, वो देखा मैंने, देख लिया। और जिसको अभी संसदीय कमेटी को भेजने का आग्रह, अनुरोध जो भी कह लें, वो अमित शाह ने ही किया है। लेकिन उसकी धाराओं को अगर पढ़ें, आपने पढ़ा ही होगा, उस पर खूब चर्चा चल रही है। उससे राजद्रोह को या देशद्रोह को हटा तो दिया गया है, लेकिन बहुत ऐसी सारी जो चीज़ें हैं उसमें जोड़ी गई हैं। जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप रेलवे पटरी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या और कई जगहों पे, तो उसके कारण क्या कुछ होगा, बहुत कुछ है। उस पर एक अलग से वीडियो या अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन वो बहुत, जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे आपके सबके जीवन पर पड़ने वाला है। गर्व साहब, तो ये कई चीजें चल रही है। एक दो चीज आपने नोटिस की कि नहीं की, कि जो मीडिया है, मतलब मीडिया, गोदी मीडिया से अलग वाला जो मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया, जो समानांतर मीडिया है, उसमें जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष या लिबरल या लेफ्ट के नाम से जो लोग बहस में हिस्सा ले रहे हैं, वो सबसे ज्यादा तारीफ अमित शाह की कर रहे हैं, पार्लियामेंट में उनके परफॉर्मेंस की कर रहे हैं। और जब मोदी जी बोले, उसके पिछले दिन भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा उसकी भी तारीफ, और अगले दिन भी तारीफ की गई।
मैं इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और प्रधानमंत्री भी अमित शाह जी की तारीफ कर रहे हैं और अमित शाह जी ने अपने आप को जो पेश किया इस पूरे प्रसंग में वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में या विकल्प के रूप में उनकी छवि को पेश किया गया और जब वो भाषण देके 2 घंटे का नीचे बैठते हैं तो सबसे ज्यादा गर्मजोशी से हाथ उनसे राजनाथ सिंह को मिलाते हुए दिखाया गया है। कई चीजें अगर हम लोग बारीकी से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको कई चीजें नजर आएंगी कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो हल्ले का फायदा उठाकर राज्यसभा में क्या क्या किया गया, किस तरह के बिल पेश किए गए, कैसे सस्पेंशंस किए गए, जो बोलने वाले लोग हैं उनको निशाने पर लिया गया, राघव चड्ढा को लिया गया और संजय सिंह को लिया गया। एटीजी के तहत मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को या पार्लियामेंट्री सिस्टम को अंडरमाइन करने की एक कोशिश चल रही है और एक वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्पिक नेतृत्व को खड़ा किया जा रहा है और हमारे यहाँ के पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो वो 2024 का नतीजा जो है वो तो बदल ही देगा, पर उसके पहले क्या क्या हो सकता है वो अगर बहस में नहीं आएगा। मेरा आपको एक सुझाव है राजीव जी। जी जी प्लीज। कि मतलब आप देखिए कि ये जो चीजें हैं जो सीआरपीसी में या आईपीसी में ये डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लाया गया, जी जी ये जो आया, एविडेंस एक्ट में जो चेंज हुए हैं या इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को लेकर जो हुआ है, इन तमाम चीजों को या हमको क्या क्या डर लग रहा है कि इन चीजों से जो बिल पेश हुए हैं उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर, उसको डिबेट में लाना चाहिए लोगों को एजुकेट करने के लिए। वो अगर नहीं लाएंगे तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग राहुल गांधी में अटके रहें। ये हमको राहुल गांधी में अटकाना चाहते हैं और उस बहाने ये अपने तमाम जो इस तरह की चीजें हैं जो देश को पता चलना चाहिए जी, वो बहस में नहीं आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप बताइए मुझे कि एक आदमी, एक पुलिस का जवान जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रखा गया है, वो धार्मिक विद्वेष के आधार पर लोगों को 8 बोगियों में घुसकर चुन चुनकर मार देता है जी। और क्या कहता है, भाषण क्या देता है एक लाश के पास खड़े हुए। हम मणिपुर पर तो चर्चा करना चाहते हैं पर मणिपुर को उस आदमी से नहीं जोड़ना चाहते या ट्रेन की घटना से नहीं जोड़ना चाहते कि आज परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। इस परिचर्चा को सुरक्षा बलों में आरपी जो असम राइफल्स हैं और वहां की पुलिस में झगड़ा क्या है मणिपुर की, वो यही तो झगड़ा है कि मणिपुर की पुलिस को
इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया, इतना ज्यादा सांप्रदायिक कर दिया गया है कि असम राइफल्स के जवानों से पूछते हैं कि आप कुकी हो कि मैती। बिल्कुल। और जो बात राहुल गांधी ने कही कि मेरा जो प्रोटोकॉल था सिक्योरिटी का, तो मैती इलाके में मैं गया तो मुझसे कहा आपके पास कोई कुकी तो नहीं है सिक्योरिटी में, अगर होगा तो हम उसको मार डालेंगे। और जब वो मैती इलाके में जाते हैं तो कुकी के बारे में कहते हैं, और कुकी इलाके में जाते हैं तो मैती के बारे में कहते हैं। ये जो डिवीजन है हमारी बहस में क्यों नहीं आ रहा है नागरिकों के स्तर पर जी कि अगर हमारे इलाकों की पुलिस में भी अगर ये चीज फैल गई और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सेना जो साथ में चल रहा है आदमी, उस पर हमारे भरोसे खत्म हो गए और उसके लिए हम किसी की जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो सत्ता है, ये जो पॉलिटिक्स है, वो इस दिशा में चीजों को ले जा रही है। वो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि आर्मी को सौंप दीजिए, और क्यों नहीं मान रहे हैं ये लोग? वो राहुल गांधी यही कह रहे हैं ना कि आर्मी को क्यों नहीं सौंपते, वो 2 दिन में ठीक कर देंगे। क्योंकि हमारी आर्मी जो है सबसे श्रेष्ठ आर्मी है दुनिया की जी। वो उसने अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होने दिया। तो ये जो मैंने सुझाव दिया हूं कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आपको ऐसे डिबेट्स के इश्यूज भी डालना चाहिए कि लोगों को पता चले कि, और उसको आप राहुल गांधी की यात्रा से या मणिपुर से कनेक्ट कर सकते हैं कि इन सबके आपस में रिलेशनशिप है। सिर्फ चुनाव ही बहुत अलग चीज नहीं है, मतलब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गर साहब। और ये जरूरत भी है कि देश की जनता जो है वो समझे, जाने कि क्या कुछ चल रहा है। विधेयक की बात हो रही थी, 22 विधेयक जो हैं पारित किए गए। एक छोटी सी जानकारी आप सब पढ़ चुके हैं, अखबारों में छप चुका है। लोकसभा से 22, टोटल 25 हुए हैं, राज्यसभा लोकसभा मिला करके 22 विधेयक पारित हुए। और इन 22 विधेयकों में से 9 विधेयक ऐसे हैं जो मात्र 20 मिनट में पारित हो गए, 20 मिनट की चर्चा में। और ये जो टोटल देखा जाए तो इनमें जितने भी हैं सब 1 घंटे से कम में पारित हो गए, मात्र 1 घंटे से कम में पारित हो गए 22 के 22 विधेयक। तो आप समझ सकते हैं कि सदन में आखिर चल क्या रहा है। और जो राहुल गांधी जो कह रहे थे कि सेना के जवानों को वहां भेजना चाहिए, इस पर एक वक्तव्य सरकार की तरफ से आ रहा है, सरकारी पक्ष की तरफ से। मंत्री महोदय हैं, उनका बयान आज सुन रहा था कि राहुल गांधी अपने लोगों पर सेना के उपयोग की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे उसको नैरेटिव सेट किया जाता है, नैरेट किया जा रहा है। और जैसा इन्होंने मिजोरम में किया था 1966 का फिर यहां जिक्र कर रहे हैं। ये आज की घटना, आज के बयान बता रहा हूं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन चीजों को लाना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। और ऐसी तमाम चीजों को, चाहे आईपीसी एक्ट हो, चाहे सीईसी हो, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, चाहे और भी हो, इन सबको सामने लाना चाहिए। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा वो भी होनी चाहिए कि आरपीएफ का जवान जो है वो 4 लोगों को मारकर जो डायलॉग बोल रहा है, वो आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही है, और इन सब का क्या असर देश की जनता पे पड़ रहा है, क्या असर पॉलिटिक्स पे भी पड़ रहा है, क्या असर सत्ता पक्ष पे पड़ रहा है, क्या असर विपक्ष पे पड़ रहा है। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहूंगा सीधा अजय शुक्ला जी। बहुत लंबी चर्चा और बहुत गंभीर चर्चा गर साहब ने छेड़ दी थी और बहुत ध्यान से हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। क्लोजिंग कमेंट, जितनी बातें आप सुन रहे हैं इसमें सियासत को सीधे मोटे तौर पे सियासत को यहां से कहां जाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि
अब जो राजनीति है, जो पहले हम आप लोगों में से ही, शायद मुझे लग रहा है गर्ग साहब या प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, आप लोगों में से ही किसी ने कहा कि अब की राजनीति में मणिपुर एक केंद्र बिंदु में है, सेंटर पॉइंट में है। राहुल गांधी ने मणिपुर को पकड़ लिया है, शायद आप भी कह रहे थे, और अब यहां से छुटकारा पाते हुए मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो बार बार वो भी अब मणिपुर पे आ गए हैं, और वही है कि मेरी लकीर तुम्हारी लकीर से लंबी है, ये हो रहा है। देखिए राजीव जी, गर्ग सर जो है उस दौर की पत्रकारिता किए हैं जब नैतिकता और सारी चीजें मौजूद थी, और गर्ग साहब ने एक शानदार मतलब जो एक संपादक नेतृत्व होता है संपादकीय का वो किया है, तो वो तमाम सारी चीजों को समझते रहे हैं, देखा है उन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, और समझाया। तो जो उन्होंने कहा मैं उसको पूरी तरह से इंडोर्स करते हुए उसके आगे कहता हूं। मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से मणिपुर में हुआ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसे गुजरात में एक प्रयोगशाला बनाई थी, वैसी ही एक प्रयोगशाला मणिपुर में बनाई है, और ऐसी ही प्रयोगशाला देश के तमाम जगह पर छोटी छोटी सी प्रयोगशालाएं चल रही है, जिसका नतीजा था वो चेतन सिंह जिसने ट्रेन के भीतर इतने बीभत्स ढंग से हत्या करी, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक डॉक्टर मथुरा में फर्जी वो दिखाता है कि इसका तो हमारे पास आया था, हमने इसका पर्चा बनाया, उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन उसने पर्चा बनाया था कि मानसिक रूप से, जिससे कि, और पुलिस ने खट से वही वो पकड़ा और कहा वो तो मानसिक रूप से हुआ, लेकिन जब वीडियो सब कुछ सामने आए तो पता चला कि ये 100% झूठ है, वो कोई मानसिक रूप से वैसे नहीं, और किस तरीके से क्या कर रहा है और क्या है सब कुछ सामने। अब उसको एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से ये छोटी छोटी सी प्रयोगशालाएं हैं जो कहीं ट्रेन के डिब्बे में है, कहीं किसी मोहल्ले में है, कहीं किसी शहर में है, कहीं किसी राज्य में है, और यह चल रहा है कहीं आदिवासियों के साथ, कहीं ईसाइयों के साथ, कहीं मुस्लिम्स के साथ, कहीं पर सिखों के साथ, तो किसी के भी साथ। इवन एक हमने किस्सा अभी चंद महीने पहले देखा था कि जो है मुजफ्फरनगर में एक जैन मंदिर में हुआ था, जैन मंदिर को तोड़ दिया गया था, और वहां पे कि ये सरस्वती जी की प्रतिमा होगी और ये होगा, इसको लेके बवाल किया गया। मतलब इनके लिए, और यही बिल्कुल सेम जैसा किस्सा छत्तीसगढ़ में हुआ था, जहां जैन धर्म के एक स्थान को किस तरीके से वो करने की कोशिश की गई थी, और भाजपा सरकार ने किस तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको एक पूरी लड़ाई में झोंका था, जिससे उस वोट बैंक को कैसे पाया जाए। तो जहां पर, और इसी तरीके का प्रयोग वो बौद्ध धर्म के लोगों पर भी कर रहे हैं, और इसके लिए आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है श्रीलंका से एक बौद्ध गुरु को लेकर के आए थे, और किस तरीके से दलाई लामा से लेकर सबका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कि मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, तो उस समय मैंने देखा था हाथरस लेके गए थे एक बौद्ध उसको, और तमाम जो मुस्लिम और वो दलित कम्युनिटी के वोट है उन्हें कैसे वो करने की कोशिश की थी। तो ये किस्से इनके चलते रहते हैं, ये सिर्फ राजनीति करते हैं और प्रयोगशालाएं चलाते हैं। वो प्रयोगशालाएं नफरत उपजाने की होती है, एक से दूसरे को लड़ाओ और फिर उसके बाद में बड़ा वाला वोट बैंक पकड़ लो और उसको लेकर कैसे सत्ता हासिल करो। इनको दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये हत्याएं लाशों पर अपनी, जो लाशों को है अपनी सीढ़ियां बनाते हैं और उन पर सत्ता का सिंहासन बिठाते हैं। तो यह एक सत्य है, और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। देश की आजादी के पहले से लेके देश आजाद होने के बाद अब तक के तमाम इतने सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण मौजूद है, और वो अब धीरे धीरे राहुल गांधी के कारण बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। क्योंकि अभी तक कोई नेता इस पर खुलकर नहीं बोलता था, डरता था हमारा वोट बैंक न छिन जाए, लेकिन
राहुल गांधी ने वोट बैंक को छोड़ करके उन्होंने इस पर बोलना शुरू किया है, सच बोलना शुरू किया। और राहुल गांधी का सच ही है जो भाजपा को डरा रहा है, और वो इतने डरे हुए हैं, और डर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, मोदी के चेहरे और भाषण पर भी दिखाई दिया, मोदी की तमाम कार्यशैली पर दिखाई दिया, और जिस तरीके से उन्होंने संसद को एक रैली सभा में बदल दिया और नारे लगवाने शुरू कर दिए, वह बताता है कि जिस तरीके से हानि उन्होंने भरवाई वो उनके डर को दिखाता है कि हम इतने हैं, हमारी भीड़ ये है। और साहब उसी में आप देखिए झूठ का कितना प्रयोग हुआ, अमित शाह ने कितना झूठ बोला, उस झूठ की पराकाष्ठा है जितना झूठ संसद में बोला गया। जब हम लोग एक समय में कहते थे अरे वो तो संसद में बोला गया है, सच ही होगा। आज संसद में बोला गया है, उसका परीक्षण करना पड़ रहा है कि ये झूठ है कि सच है, जो जबकि और ये कोई सांसद नहीं बोल रहा है, जो खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं व्यवस्थाएं दे नहीं सकते, झूठ पर आप टिके हुए हैं, नफरत पर टिके हुए, इतना डरते हैं कि आपने अपने भाषण में कितने बार कांग्रेस का नाम लिया, कितने बार राहुल गांधी को कोसा। यह इस बात को दर्शाता है, और यह दर्शाता है कि सरकार, भाजपा और सारे लोग डरे हुए हैं, और इस डर का ही कारण है कि मणिपुर आज इनके लिए एक नासूर बन गया है। भले ही वो नॉर्थ ईस्ट में है, कोने में है, यहां के लोगों पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज राहुल गांधी के प्रयासों से उसकी चर्चा न सिर्फ देश के कोने कोने में हो रही है, देश के बाहर भी हो रही है, दुनिया में हो रही है। और दुनिया या भारत के अंदर नफरत का तमाशा देख रही है, जो हम सब देख रहे हैं। जी जो और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मोदी मीडिया के